वेलकम टू सेट 2 ऑफ एआई रिवीजन एंड प्रिपरेशन वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स पर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ईमेल स्पैम फिल्टर that learns to identify spam emails based on labeled examples is an application of। यानी ईमेल स्पैम फिल्टर जो कि लेबल्ड एग्जाम्पल से सीखता है कि कौन सा मेल इंपॉर्टेंट है और कौन सा मेल स्पैम, तो ये किस तरीके की लर्निंग का एप्लीकेशन है। आंसर है सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्वेश्चन 2, अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम that groups similar customer purchases into clusters for recommendation systems uses। वो मशीन लर्निंग जो कस्टमर्स को उनके खरीदारी के प्रोडक्ट्स के आधार पे ग्रुपिंग करता है, वो किस प्रकार की लर्निंग का एग्जाम्पल है। आंसर इज अनसुपरवाइज्ड, क्योंकि कोई भी कस्टमर किसी लेबल के साथ नहीं आता है, बल्कि उसके परचेजिंग जैसे जैसे बढ़ती है, सिस्टम उसको बेहतर से समझता है और उसको अपनी तरह के कस्टमर्स के ग्रुप में डालता है। क्वेश्चन 3, एआई एजेंट जो गेम खेलना सीख रहा है रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज को समझकर, तो ये एग्जाम्पल है रेनफोर्समेंट लर्निंग का। क्वेश्चन 4, प्रेडिक्टिंग कॉन्टिन्यूअस वैल्यू एज आउटपुट इज अ फीचर ऑफ। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड नहीं है या उसे कैटेगरी में बांटा नहीं जा सके, जैसे कि टेम्परेचर, वेट, प्राइस, ये सब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ में प्रेडिक्शन करने वाला मॉडल होता है रिग्रेशन मॉडल। बाकी सब यूज़ करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़। क्वेश्चन 5, सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में कौन सी बात इनमें से सही नहीं है। requires label data for training, used for classification and regression tasks, can be less efficient for large datasets, often used in image recognition applications। सबसे पहला पॉइंट, requires label data for training। तो supervised learning में तो डाटा लेबल्ड होता ही है, तो ये सही है। यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क, तो सुपरवाइज लर्निंग के दो कैटेगरीज होती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए, ये भी बात सही है। और आखिरी वाला, ऑफन यूज इन इमेज रिकग्निशन एप्लीकेशंस, सुपरवाइज लर्निंग का यूज इमेज रिकग्निशन में भी होता है, तो इसलिए थर्ड पॉइंट, कैन बी लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट्स इज रॉन्ग, क्योंकि लार्ज डाटा सेट को कलेक्ट करना मुश्किल और कॉस्टली तो हो सकता है, मगर जैसे जैसे ट्रेनिंग डाटा ज़्यादा मिलेगा, सुपरवाइज लर्निंग डाटा और उसकी कैटेगरी को और अच्छे से समझेगा और इम्प्रूव करेगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, तो क्वेश्चन का सही जवाब यही है। इसको बोलते हैं गलत ही सही। क्वेश्चन 6, न्यूरल नेटवर्क में जो नोड्स को वेट असाइन होता है वो कई बार एडजस्टमेंट के बाद होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। द आंसर इज लर्निंग। क्वेश्चन 7, असर्शन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई गाइडेंस नहीं मिलता। रीजन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दो प्रकार के होते हैं, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्या लगता है इसका कौन सा आंसर सही होगा। दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है, मगर सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का रीज़न नहीं है। उसका सही रीज़न होता है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अनलेबल्ड डाटा पे काम करता है, जिसके बारे में ट्रेनर को पहले से पता नहीं होता। तो इस डाटा में रिलेशन मॉडल को खुद निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, अलग अलग केसेस दिए हैं और हमें यह बताना है कि इसमें किस प्रकार की लर्निंग का इस्तेमाल हुआ है। केस नंबर 1, कंपनी को जानना है कि कितने कस्टमर अलग हो जाएंगे उनके परचेजिंग बिहेवियर को देखते हुए। इस केस में जो डाटा सेट का यूज़ किया जा रहा है वो है लेबल्ड डाटा सेट, और जब लेबल्ड डाटा सेट होता है तो वो लर्निंग होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। केस 2, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को ग्रुप में डिवाइड करना चाहता है उनके इंटरेस्ट और बर्ताव को देखते हुए, मगर इसके लिए उनके पास पहले से कोई कैटेगरी नहीं है। इस केस में हमारे पास दो हिंट या कीवर्ड्स हैं, एक है ग्रुप और दूसरा है नो प्री डिफाइंड कैटेगरीज। यानी ये क्लस्टरिंग मॉडल की बात कर रहा है जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ही आता है। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, ये किसके प्रकार है?
आंसर इज मॉडल। क्वेश्चन 10, ये डिस्क्रिप्टिव और लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को परसेप्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैनेजर को डिसाइड करना है कि स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम अलाउ करना है कि नहीं। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि क्या एम्प्लॉय जब घर से काम करता है तो क्या तब वो बेहतर परफॉर्म करता है। सेकंड, क्या आने वाले दिनों में कोई टीम मीटिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट्स तो नहीं है। थर्ड, क्या कंपनी के पॉलिसी में रिमोट वर्किंग का प्रावधान है। फोर्थ, क्या इससे कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को फायदा होगा। तो चारों फैक्टर्स को पहले लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये चारों फैक्टर्स परसेप्ट्रॉन के इनपुट हो गए, x1, x2, x3, x4। अब इन चारों फैक्टर्स को उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट असाइन करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंपनी का फायदा है कि नहीं। कंपनी की पॉलिसी सबसे कम, और अगर कोई मीटिंग है तब तो वर्क फ्रॉम होम अलाउ करना मुश्किल है, इसलिए इसको नेगेटिव वेट दिया गया है। अब इन सब को ऐड करके वेटेड सम निकालेंगे और उसमें से बायस वैल्यू को माइनस करेंगे। बायस वैल्यू को ऐसे समझते हैं, किसी एग्जाम में स्टूडेंट को पास या फेल रिमार्क देना हो तो जो पासिंग मार्क्स होगा वही बायस है, और जब हम पासिंग मार्क्स को स्टूडेंट के मार्क्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर वैल्यू 0 या अबव आया तो पास, नहीं तो फेल। वैसे यहाँ पे भी बायस ये डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है या रिजेक्ट। इसके बाद हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन फाइनल सम को कंपेयर करके ऑन या ऑफ रिजल्ट देगा जो कि आउटपुट होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स में से अगर एक ही फैक्टर एप्लीकेबल हो, जो कि सपोज करिए कंपनी की पॉलिसी, तो हमारा वेटेड सम आएगा 1, और जब हम बायस को माइनस करेंगे तो मिलेगा -1। इस केस में एक्टिवेशन फंक्शन 0 ही रहेगा और एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होगा। दूसरा केस, वर्क फ्रॉम होम कंपनी की पॉलिसी है और दोनों के लिए बेनिफिशियल भी है, मगर टीम मीटिंग भी होना है। तो इस केस में एक्टिवेशन फंक्शन को कितना सम मिलेगा। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिफरेंट मेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड अ मशीन लर्निंग मॉडल्स परफॉर्मेंस। मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसके परफॉर्मेंस को समझने के लिए जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं वो किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। आंसर है इवैल्यूएशन। जिस प्रकार से कोई स्टूडेंट पहले क्लास में सीखता है, फिर टेस्ट देता है, अपने रिजल्ट को आकलन या एसेस करता है और फिर वीक पॉइंट्स पर दोबारा मेहनत करके अपने रिजल्ट को बेटर करने की कोशिश करता है, वैसे ही मशीन लर्निंग में भी पहले मॉडल को ट्रेन किया जाता है, फिर मॉडल को टेस्ट किया जाता है, फिर टेस्टिंग रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं और फिर उसकी ट्यूनिंग होती है ताकि वो और बेटर परफॉर्म करे। Question 12. The blank is a handy presentation of the accuracy of a model with 2 or more classes. Classification model की accuracy निकालने के लिए जो डिस्प्ले बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? It summarizes prediction results against actual target values. That is called confusion matrix. Here is a structure of confusion matrix. इसमें मॉडल के प्रिडिक्शन को एक्चुअल रिजल्ट से मैच किया जाता है। जब भी मॉडल किसी इवेंट के लिए yes बोलता है, it is considered as positive और no means negative. अब अगर वो ओरिजिनल रिजल्ट से मैच करता है तो होता है ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव, और जब नहीं मैच करता तो होता है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। यहाँ आप डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल को देख सकते हैं। इसमें मॉडल ने 12 केसेस में सही डिटेक्ट किया, तो ट्रू पॉजिटिव है 12। 4 बार मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि डिजीज है बट एक्चुअली में नहीं था, तो फॉल्स पॉजिटिव हुआ 4। 6 बार उसने प्रेडिक्ट किया नो बट एक्चुअल वैल्यू यस और 1 था, यानी पॉजिटिव, तो ये हुआ फॉल्स नेगेटिव। और 21 बार उसने सही पहचाना कि डिजीज नहीं है, तो हुआ ट्रू नेगेटिव। क्वेश्चन 13, इट इज द आउटकम ऑफ द मशीन करेक्टली प्रेडिक्टिंग द पॉजिटिव क्लास, यानी मॉडल ने पॉजिटिव क्लास को सही प्रेडिक्ट कर लिया है, यानी सही पहचान कर लिया है, तो ये होगा ट्रू पॉजिटिव। सेकेंड,
इट इज़ द आउटकम ऑफ द मशीन करेक्टली प्रेडिक्टिंग द नेगेटिव क्लास, यानी कि नेगेटिव क्लास को उसने सही से पहचान लिया तो होगा ट्रू नेगेटिव। थर्ड, आउटकम ऑफ द मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्टिंग द नेगेटिव क्लास, तो नेगेटिव क्लास को उसने रॉन्ग प्रेडिक्ट किया, तो जब नेगेटिव क्लास को हम रॉन्ग प्रेडिक्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया, तो एक्चुअली में क्या बना फिर ये फॉल्स पॉजिटिव। आउटकम ऑफ द मॉडल रॉन्गली प्रेडिक्टिंग द पॉजिटिव क्लास, तो पॉजिटिव क्लास को हमने गलत पहचाना, तो पॉजिटिव क्लास को गलत पहचानने का मतलब है कि हमने बोला नेगेटिव, लेकिन ये गलत है, सो इट विल बिकम फॉल्स नेगेटिव। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे के कुछ और क्वेश्चंस। So till then, keep preparing and be healthy. Goodbye!